स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल पे। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की पूरी सीरीज। इस सीरीज के शुरुआत के 3-4 लेक्चर्स मैं अलग से एक प्लेलिस्ट में भी रख दूंगा, जिसको 12th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। उनके लिए अलग से प्रॉब्लम्स के भी सीरीज बना दूंगा, लेकिन बाकी के जितने लेक्चर्स होंगे उनके साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और वो सारे लेक्चर्स यूजी और पीजी और साथ साथ कंपटीशन के भी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही बराबर बेनिफिशियल होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कई सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करते हुए आगे चला जाए, ताकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए अलग से तैयारी ना करनी पड़े, आप मेरे ही वीडियो से ये सारी तैयारी कर सकें। ठीक है, इसके लिए मैं इसके डेरिवेशन पार्ट को भी लेकर चलता रहूंगा। ठीक है, देखिए बेसिकली 12th में हम शुरुआत करते हैं जब एटम चैप्टर की, तब हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से शुरू करते हैं, जिसको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से शुरू किया जाता है। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं तो हमारी शुरुआत होती है बोर्स एटॉमिक मॉडल से। तो लेकिन शुरुआत हम कैसे करेंगे? हम करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, और उसके बाद हम देखेंगे कि इन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने क्या क्या प्रयास किए। साथ ही साथ हम हिस्टोरिकल कुछ व्यूज लेकर चलेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको इस सिलेबस का, इस कंटेंट का एक आइडिया रहे कि आपने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे चली, एक आपको कैसे कैसे इसका प्रोग्रेस हुआ, कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई, उसका भी एक अंदाजा रहे। ठीक है, तो बड़े उत्साह के साथ शुरू करते हैं अपना चैप्टर एटम्स। देखिए एटम जो है, एटम की शुरुआत जो है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एटम जैसा कुछ होता है। लोगों ने बोला कि देयर इज सम बेसिक पार्टिकल्स जो कि आपको कोई भी मटेरियल बना रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए, जब बहुत पुरानी बात है, अलग अलग मटेरियल के लिए जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हैं। बेसिक पार्टिकल्स उनका मतलब एटम से बिल्कुल नहीं था, उनका मतलब था उनके उसके बहुत छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके बहुत छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे आप आटा मान लीजिए, गेहूं है तो गेहूं का आटा छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट है ना? किसी चीज का पाउडर उसका छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल या एटम के बारे में नहीं कहता था। कुछ फिलोसोफर्स थे जो कहते थे कि मॉलिक्यूल या एटम जैसी भी कोई चीज होती है, जिसमें डाल्टन आते हैं। और हिंदू माइथोलॉजी में इसे महर्षि कणाद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कण यानी कि परमाणु की संकल्पना की थी, एटम की संकल्पना करती थी। ठीक है, तो पहले फिलोसोफर्स ने सारी चीजें कर रखी थी। पर बात यहां शुरू होती है कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे ये पता चला कि कोई भी जो मटेरियल है वो लगभग एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक ही तरह के एटम से कहने का मतलब है कि वो ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते या नहीं देख सकते जिन्हें, क्योंकि उनका इफेक्ट अलग है। उनका स्ट्रक्चर एक तरह का हो सकता है, ठीक है, पर उनका इफेक्ट अलग अलग है। तो इस बेसिस पे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स टाइप के कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे। तो डाल्टन जिनके बारे में आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उनका कॉन्सेप्ट आता है, तो उन्होंने कहा था कि आपके पास छोटे छोटे एटम्स हैं जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनसे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो डाल्टन के बारे में ये कहना था। लेकिन उसके बाद थॉमसन आए, जे थॉमसन। जे थॉमसन से ही कहानी शुरू होती है। थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक आप मान सकते हैं कैथोड रे ट्यूब लिया, है ना, इस तरह का एक ट्यूब लिया, और वहां पर मटेरियल का एक्साइटेशन किया। इस तरह का ट्यूब लिया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यहां मान लीजिए कोई मटेरियल, यहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा किया यहाँ पे। ठीक, ये कोई मटेरियल यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू कुछ ऑब्जर्वेशन किया। वो क्या देखा, यहाँ पर एक छोटी सी उन्होंने व्हील लगा दी, पंखी लगा दी, एक छोटी सी पंखी लगा दी। उन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ तो ऐसा निकल रहा है, यहाँ से कुछ तो ऐसा निकल रहा है जो इस पंखी को रोटेट करने की ताकत रखता है। इस पंखी को रोटेट करने की ताकत रखता है, यानी कि पंखी को रोटेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मोमेंटम। आपको मोमेंटम चाहिए, यानी कि इस पंखी को रोटेट करने वाला कोई ऐसा चीज है, ठीक, जिसके पास मोमेंटम है। और मोमेंटम तभी आ सकता है जब किसी चीज के पास मास हो और वेलोसिटी हो। यानी कि ये जो पार्टिकल है इसके पास मास है, यानी एक पार्टिकल है, असल में एक पार्टिकल है जिसके पास मास है। नहीं, मासलेस तो कुछ नहीं है, ये लाइट की तरह नहीं है ना, लाइट की तरह कुछ नहीं है जो इसमें से निकल रहा है, बल्कि इसके पास मास है। ठीक है, तो एक चीज यहां से इन्होंने देखी। उसके बाद कुछ और ऑब्जर्वेशन हुए और इस निकलने वाले पार्टिकल का चार्ज भी पता चला।
इसका चार्ज पाया गया -1.6, हमारे कन्वेंशन के हिसाब से -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। बाद में इसके मास के लिए भी मिल्कॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड इस्तेमाल किया गया, उसके बाद इसका मास भी निकल गया। तो इस तरह से जे थॉमसन ने 1898 के आसपास प्रपोज कर दिया कि देयर इज समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तरह कोई चीज होती है। लेकिन थॉमसन ये कॉन्सेप्ट ले आना चाहते थे कि एटम किस तरह दिखता है असल में, और इसी के लिए उन्होंने एक मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम आप सभी जानते हैं, उसका नाम है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, और इसी को कभी कभी प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। हमारे लिए वाटरमेलन मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल की खास बात क्या है, एक ही फिगर में समझिएगा। उन्होंने ये कहा कि एक वाटरमेलन अगर आप ले लीजिए, इस वाटरमेलन में जो ये पूरा का पूरा आपका एरिया है रेडिश वाला, है ना, वी आर नॉट कंसिडरिंग ग्रीन एरिया, हम सिर्फ रेड कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो पूरा रेडिश एरिया है ना, ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके बीज हैं, छोटे छोटे सीड्स हैं, दीज ऑल सीड्स आर, ये पूरे जो सीड्स हैं ये क्या है, यही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। अब सवाल ये था कि थॉमसन ने क्यों इसे पॉजिटिव चार्ज बोला। वो इसलिए क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट्स ने ये भी बोल दिया था कि भैया जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि थॉमसन को एक ऐसा मॉडल देना था, एटम का ऐसा मॉडल देना था जिसमें एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि पूरा का पूरा वाटरमेलन आपका पॉजिटिवली चार्ज है ना, यानी पूरा एटम एक भरा हुआ एक स्टफ है, उसके अंदर भरा हुआ जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर सीड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो नेगेटिवली चार्ज है। ये कहानी थी थॉमसन की। पर देखिए थॉमसन के साथ ही साथ ये है जे थॉमसन की कहानी, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन ने असल में क्या किया, असल में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उन्होंने मॉडल दिया एटम के बारे में, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसे मिटाता हूं। अब थॉमसन देखिए, थॉमसन ने खोज की इलेक्ट्रॉन की, मॉडल दिया एटम का, पर इनके साथ साथ ही कुछ और भी एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें पाई, और उसमें सबसे खास बात ये थी हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम आप असल में कहते हैं एक, जब आप वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या बाद में हम चल के देखेंगे वेव नंबर, इसको आप अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी स्केल पर बना दें या आपको बना हुआ मिल जाए, सो दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का सबसे पहले नाम जो है वो न्यूटन ने ही इसको, न्यूटन के एक्सपेरिमेंट से ही ये नाम आया, जहां पर आप देखें कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म पर व्हाइट लाइट पड़ती है और वो क्या होती है, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डिस्पर्शन का आपका एक्सपेरिमेंट था, इसमें एक प्रिज्म है, व्हाइट लाइट पड़ती है और ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में इस तरह से आपको दिखती है। और ये स्पेक्ट्रम है कैसा, ये स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेड होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ से आते 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 यहाँ पे वॉयलेट कलर हो जाता है, ठीक है, जिसका हम नाम देते हैं विबग्योर। ओके, इसका नाम हम क्या देते हैं, विबग्योर, VIBGYOR। ये आपका सीरीज है। पर इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि आप नहीं बता सकते कि रेड कहाँ खत्म हो रहा है और फिर ऑरेंज कहाँ शुरू हो रहा है, येलो कहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है, वॉयलेट कहाँ खत्म हो रहा है। इसके शुरू होने और खत्म होने की जो सीमा है वो आप नहीं बता सकते। सो दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। पर बात ऐसी नहीं थी, ऐसे ही कहानी शुरू की गई। हम स्पेक्ट्रम के बारे में और भी बताएंगे, पर जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देख, हम आपको बताएंगे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। पर अभी कहानी यह है कि जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा गया, किसका स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा गया, तो उनको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट लाइंस मिली, विजिबल रीजन में डिस्क्रीट लाइंस मिली। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको बता, लिख देते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब ऑब्जर्व किया गया तो उन्हें क्या मिली, डिस्क्रीट लाइंस मिली। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिस्क्रीट लाइंस मिल रही हैं, तो पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को आपको ये चीज गलत कर रही है।
दूसरी बात, ये जो थॉमसन मॉडल है, इसने कोशिश तो की थोड़ा बहुत कि ये कुछ एक्सप्लेन कर दे, पर थॉमसन एट ऑल कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सके अपने मॉडल से। उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज तक ही अपना जो योगदान है उसको रखा, उसके बाद से उनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा नहीं, है ना। इस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को तो कर ही नहीं पाए थे एक्सप्लेन, और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को और भी नहीं कुछ कर पाए, है ना। इसके बारे में उनका कुछ कहना ही नहीं था। अब देखिए, इस डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए और भी साइंटिस्ट लगते गए, और बाद में आता है नाम रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड उस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की। आपको बता देता हूं मैं कि ये जो स्पेक्ट्रम थे, इन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइंस थी उनका मैं आपको बता देता हूँ। वेवलेंथ 656, 486, 434 और 410। उन्होंने देखा कि आपको स्पेक्ट्रम मिल रही है ऐसे चार लाइंस की, ये 656 नैनोमीटर थी। उसके बाद आपका है 486, 434, 486 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर और 410 नैनोमीटर। ये चार डिस्क्रीट लाइंस आपको मिली, और ये चारों आप देख रहे हैं ऑब्वियसली ये कौन से रीजन में है, ये सब विजिबल रीजन में है, विजिबल रीजन में। तो यही चार लाइंस देख सके, और इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर ये एक्सपेरिमेंट था थॉमसन के टाइम का ही, उसी टाइम का, उसी दौर का एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट नहीं, वो असल में मैथमेटिशियन थे। उनका नाम था बामर, ठीक है, बामर। बामर क्या थे, असल में एक मैथमेटिशियन। इन्होंने क्या किया कि मैथमेटिक्स की मदद से इसका एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया, इसका एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया, और कहा कि जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ जो है वो 1/λ इज इक्वल्स टू 1.097। मैं इसलिए बता रहा हूं, असल में उन्होंने ये नहीं दिया था, असल में कुछ और दिया था, पर 1.097 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर के फॉर्म में अगर आप वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिएगा 1.097 इंटू 10⁻7, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर आप इस फॉर्म में कैलकुलेट कीजिएगा, जहां n की वैल्यू आप n इज इक्वल्स टू, क्या दिख रहा है, n इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6 ऐसे रखते जाएंगे, तो आपको ये लाइंस मिलती जाएंगी। बामर ने ये कहा था, ठीक है। दिस फॉर्मूला वाज टोटली एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल मतलब क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले को देखकर, कुछ डेटा को देखकर आप उसको एनालाइज करते हैं और एक फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं। ये फॉर्मूला बिल्कुल एम्पेरिकल था। क्यों आप यहाँ 1/2 स्क्वायर 1 माइनस 1/n स्क्वायर लिख रहे हैं, ये चीज, ये वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 क्यों आई, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। दिस वाज कंप्लीटली एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसलिए इसको बामर फॉर्मूला कहा जाता है। और ये लाइंस जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के करस्पॉन्डिंग जो विजिबल रेंज में आती हैं, इन्हें बामर स्पेक्ट्रम या बामर लाइंस कहा जाता है, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की ओर। रदरफोर्ड जे थॉमसन के स्टूडेंट, फॉर्मर स्टूडेंट, और वो ट्राई कर रहे थे कि किस तरीके से हम स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कह रहे थे। चलिए, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल को लेकर, जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। पर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हम असल में नहीं पढ़ते। साथ ही साथ गीगर और मार्सडेन ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को दोहराया था, और काफी अच्छी तरीके से दोहराया था। उसी एक्सपेरिमेंट के डेटा को हम पढ़ते हैं, है ना। एनसीईआरटी में भी वही सारे डेटा दिए हुए हैं, तो हम उसके बारे में ही बातचीत करेंगे कि गीगर और मार्सडेन, असल में खास बात यह है कि गीगर और मार्सडेन जो दो साइंटिस्ट हैं, जिन दोनों की उम्र जो है वो 20 साल ही बस थी। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था, और उस समय इन्होंने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को दोहराया था और उससे रिजल्ट्स पाए थे, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे इन दो बहुत ही बुद्धिजीवी बालकों ने इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया और क्या क्या रिजल्ट उन्होंने पाए। देखिए उन्होंने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल एमीटर, एक सब्सटेंस लिया, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। इसमें इसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, है ना। अब देखिए ये रेडियो एक्टिव मटेरियल था, इन्होंने लिया था 214 बिस्मथ। बिस्मथ ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, 214 बिस्मथ, ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। आपने 9 10th में भी अल्फा पार्टिकल और रेडियो एक्टिविटी पढ़ रखी है ना। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, और जो ग्रेजुएशन में है वो तो जानते ही हैं। तो बाकी रेडियो एक्टिविटी आगे आपको पढ़ाई जाएगी।
देखिए अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलता है, पर अल्फा पार्टिकल कहीं पे भी निकल सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, भले आपका छोटा सा होल आपने बनाया है पर डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। आपको अल्फा पार्टिकल की बीम चाहिए, बीम चाहिए। इस बीम को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कॉलीमेटर का यूज करते हैं, कॉलीमेटर का आप यूज करते हैं, जिसे कॉलीमेशन कहेंगे, है ना, और जिसके थ्रू आप कर रहे हैं वो उसे कॉलीमेटर कहेंगे। असल में ये ब्रिक्स हैं जिन्हें आप कहेंगे लेड ब्रिक्स, पीबी, लेड ब्रिक्स, लेड ब्रिक्स। ये ब्रिक्स क्या है, ये ब्रिक्स हैं एक्ट एज कॉलीमेटर, कॉलीमेटर की तरह यूज हो रहा है। अब यहां से क्या होंगे, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे और आपको फाइनली क्या मिलेगी, अल्फा पार्टिकल की बीम मिलेगी, अल्फा बीम। ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसे एसिलरेट भी किया गया था, यहां पर एसिलरेशन का भी काम होता है, आप इस पॉजिटिव चार्ज को एसिलरेट भी करते हैं। इसको एसिलरेट किया गया था और एसिलरेट करके एक गोल्ड फॉइल पे डाला है। हम आगे ये भी चर्चा करेंगे कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली गई थी, क्यों इसके ऐसे थिकनेस वगैरह ली गई थी, ये सारी बातें भी हम चर्चा करेंगे। इसको एक गोल्ड फॉइल पे डाला गया था, क्या है ये, गोल्ड फॉइल है। ठीक, इसकी थिकनेस जो थी, थिकनेस वो थी अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर की थी। इसकी थिकनेस थी 2 × 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर की। गोल्ड फॉइल लिया गया था, गोल्ड का Z जो है आपका 79 होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के बारे में आप जानते हैं, अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी अल्फा पार्टिकल के लिए जो Z होता है वो होता है 2 और इस पे चार्ज भी होता है वो +2 ही होगा, है ना। अब देखिए गोल्ड फॉइल पे पढ़ने के बाद इस अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल अलग अलग दिशाओं में चला गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, चारों ओर गया, है ना। पर हमने क्या किया, 2 डायमेंशनली इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, 2 डायमेंशन का मतलब हमने ऊपर और नीचे से नहीं ऑब्जर्व किया, हमने क्या किया, ये यहाँ पर यहां से यहां तक लगाया। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहां से ऐसे पूरा इसको कवर किया गया था, पूरा 360 डिग्री में। ठीक है, इस तरीके से इसको कवर किया गया था। ये है क्या असल में, ये है आपका जिंक सल्फाइड ZnS का स्क्रीन है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और समझिए, जैसे मान लीजिए यहां से आपने एक मशीन लगा दी है, एक मशीन नहीं एक एलिमेंट रख दिया है जहां पर बिस्मथ भरा हुआ है। अब इस बिस्मथ में से रेडियो एक्टिव, आप इसको रेडियो एक्टिव एक्टिवेट कर रहे हैं जहां से आपका अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स निकले। आपने क्या किया, अल्फा पार्टिकल सब निकलने के लिए यहाँ से भी ऐसे मजबूर हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, फ्री हैं, पर आपने क्या किया, इनको कॉलीमेट कर दिया और एसिलरेट कर दिया। कॉलीमेशन की वजह से क्या हो गया, इसकी एक बीम बन गई, ये एक बीम जा रही है, अब ये एक बीम जा रही है, ये क्या जाएगी, ये जाएगी गोल्ड फॉइल है, हमारा गोल्ड फॉइल ऐसा लगा हुआ है, हमने एक गोल्ड फॉइल ऐसे ली हुई है। ठीक, अब इस गोल्ड फॉइल पे लड़ने के बाद ये बीम क्या दिखी, क्यों हुआ ये नहीं बता रहे हैं अभी, क्या दिखा ये बता रहे हैं। ये बीम ऐसे स्कैटर कर गई, इधर की होगी, इधर की होगी, कई डायरेक्शन में स्कैटर की होगी। वी आर नॉट ऑब्जर्विंग ऑल द स्कैटरिंग्स, ऊपर वाली नीचे वाली ये सारी नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, हम ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ये आपका गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल के चारों ओर हमने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड का ऐसे एक स्क्रीन लगा दिया। अब स्क्रीन पर ऐसे या ऐसे या ऐसे करके जो भी स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स आएंगे उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन एक लाइन नहीं है बल्कि एक स्क्रीन, बिल्कुल गोल्ड फॉइल की तरह ही एक फॉइल है, एक स्क्रीन है, बिल्कुल है इस तरीके। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। अब आइए कुछ और डेटा इसमें लिखते हैं, जैसे इस अल्फा पार्टिकल को जो एसिलरेट किया गया था वो 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एसिलरेट किया गया था, 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एसिलरेट किया गया था। ओके, अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट है किसका, ये एक्सपेरिमेंट असल में आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि गीगर और मार्सडेन का है। गीगर और मार्सडेन का एक्सपेरिमेंट है ना। पर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी यही था, रदरफोर्ड ने ये सारे रिजल्ट्स दिए थे, पर गीगर और मार्सडेन ने इसको फिर से प्रॉपर्ली करके ये सारे वैल्यूज दिए, इसलिए हम उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ओके, चलिए तो ये एक्सपेरिमेंट है आपका। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यों हमने गोल्ड फॉइल इस्तेमाल की और क्या क्या रिजल्ट्स आए। देखिए गोल्ड फॉइल इस्तेमाल करने के पीछे कारण ये था कि गोल्ड जो है ये हाईली मेलिएबल होता है। ठीक है, हाईली मेलिएबल, मेलिएबल की हिंदी इसके अंदर तन्यता, तन्यता या जो भी कहें आपको, है ना, धात वर्धिनी, हाँ आघात वर्धिनी। देखिए आप ये अल्फा पार्टिकल मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे स्कैटर हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगल आपका
थीटा मेजर करेंगे। इस गॉल्ड फॉइल की जो है इसको बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में इसको आप मैलिएबल कहते हैं, ठीक है, मैलिएबल, स्पेलिंग देख लीजिएगा। और इसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। काफी खतरनाक नाम है, वो जो इंग्लिश के स्टूडेंट है उनके लिए। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को आघात करके, आघात यानी आप उसको पीट कर कितना पतला कर सकते हैं। तो चूंकि गोल्ड फॉइल के पास बहुत ज्यादा मेलिएबिलिटी होती है, इसलिए आप इसको पीट कर एकदम आप चपटा कर सकते हैं और फॉइल बना सकते हैं, यानी पेपर की तरह इसको आप बना सकते हैं। और आप इसकी थिकनेस जरा देखिए, 2 × 10⁻⁷ मीटर। 1 माइक्रोन का आपका पेपर आता है। पेपर आपने देखा होगा, जो आपका प्रिंटिंग पेपर होता है वो माइक्रोन में होता है ना। जो आपका प्लास्टिक होता है 50 माइक्रोन की प्लास्टिक, उससे नीचे की प्लास्टिक बंद हो गई है, बैन लगा दिया गया इंडिया में। तो 50 माइक्रोन की प्लास्टिक इतनी पतली प्लास्टिक है कि उसके ऊपर बैन लगाया गया है ना। और आपका देखिए ये गोल्ड फॉइल है, माइक्रोन में 10⁻⁶, गोल्ड फॉइल 10⁻⁷ मीटर, इतना पतला है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे क्यों गोल्ड फॉइल यूज की गई। पहला जो आपको मैलिएबिलिटी है, इसीलिए आपने यूज किया। अभी और सारे रीजंस हैं, ठीक है, और सारे भी रीजंस हैं, अभी हम इसको धीरे धीरे और भी चर्चा करेंगे। इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था, देखिए इसको आप बोल रहे हैं थीटा, एंगल, है ना। अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला यहां तक मिटा, यहां तक ध्यान, अल्फा बी, क्या हुआ, ये है आपका एंगल, ये है आपका एंगल। अब देखा ये गया कि 99% से भी अधिक, 99% से भी अधिक ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट होते ही नहीं हैं, जो डिफ्लेक्ट होते ही नहीं है, वो सीधे एंटर करते हैं और सीधे ही निकल जाते हैं। यानी कि आप यहां पर अगर डिटेक्टर एक लगा देंगे, असल में एक फ्लैश डिटेक्टर होता है, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल इस पर पड़ता है जिंक सल्फाइड पे, तो क्या करता है, जैसे ही जिंक सल्फाइड पे पड़ेगा तो ये फ्लैश निकाले, फ्लैश जानते हैं, स्पार्क टाइप, स्पार्क नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि ये चमक उत्पन्न करेगा, ठीक है, चमक, चमक पैदा करेगा, ठीक है, ये फ्लैश पैदा करता है, ठीक है। और इसी फ्लैश को ये डिटेक्टर जो है, माइक्रोमीटर, माइक्रोस्कोप होता है, ये क्या करता है, इसको ऑब्जर्व करता है, कितने बार फ्लैश हुआ, तो ये इसको ऑब्जर्व कर लेता है, इस चमक को ऑब्जर्व कर लेता है। तो देखा क्या गया कि जब आप ये अल्फा पार्टिकल की बीम आ रही थी, अब ये बीम इसके लिए तो इतनी बड़ी, हमारे लिए पतली सी बीम है, पर एटम के लिए, एटम के लिए उस समय ये काफी बड़ी बीम है ना। अगर बीम का विड्थ जो है आपका कुछ माइक्रोमीटर भी होगा, तो भी उसमें कई सारे एटम्स आ जाएंगे। तो यहां पर देखा गया डिटेक्टर के थ्रू, यहां पर देखा गया तो आपको बहुत सारे, अगर मान लीजिए यहां से आपने 10,000 नहीं छोड़ते, उससे ज्यादा 10⁷ आपने छोड़ा था, तो बहुत सारे तो इसमें आके आपको दिख गया, है ना। अप्रोक्सीमेटली लगभग 99% से भी अधिक अल्फा पार्टिकल आपको यहीं पर डिटेक्ट हो गए, यहीं पर डिटेक्ट हो गए। तो बाकी बचे कितने, लगभग, पहला चीज आपने ऑब्जर्वेशन क्या किया, ऑलमोस्ट 99% of alpha particles passes the foil undeflected। पहला ऑब्जर्वेशन तो यही था, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कितने डिफ्लेक्शन हुए, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 0.14%, 0.14% of total alpha particles deflected by more than 1 डिग्री। 1 डिग्री, ये एंगल है आपका, ये 0 डिग्री, यहां से 1 डिग्री, 1 डिग्री इतना भी ज्यादा है ना, 1 डिग्री या उससे ज्यादा कितने डिफ्लेक्ट हुए, सिर्फ 0.14%, सिर्फ 0.14%। अगला ऑब्जर्वेशन क्या था, अगला ऑब्जर्वेशन था कि 1 in 8,000
8000 में से एक, सिर्फ एक कितना डिविएट हुआ, डेविएटेड बाय मोर देन 90 डिग्री। यानी कि 8000 आप यहां से अल्फा पार्टिकल मार जा रहे हैं, 8000 पार्टिकल आपने मार दिए और उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा है जो 90 डिग्री से, यानी कि ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल जा रहा है, इतना इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, 90 डिग्री या उससे ज्यादा का डिफ्लेक्शन हो रहा है 8000 में से एक पार्टिकल का। और देखिए एक और चीज है, अप्रोक्सीमेटली 1 इन 10 टू पावर 6, अप्रोक्सीमेटली 1 इन, ये भी अप्रोक्स है, थोड़ा सा उसमें स्टैटिस्टिकल देखा गया है ना, तो एक एवरेज है ये, तो 1 इन 10 टू पावर 6, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड बाय 180, यानी कि 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 1 लाख है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, 10 टू पावर 6 कितना हो गया, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख है ना, 10 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख पार्टिकल्स जब आपने डाले, 10 लाख में से सिर्फ एक पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री पर डेविएट हो गया, यानी यहां से गया और इधर ही वापस आ गया। गजब। दीज आर 4 ऑब्जर्वेशन जो कि ग्रीगर और मार्सडेन ने निकाले, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं। हो गया, मिटा देते हैं। आइए अब बनाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड विद रिस्पेक्ट टू एंगल। इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कैसे इन सारे ऑब्जर्वेशंस को देखा गया, तो एक स्टैटिस्टिकल प्लॉट है, देखिएगा कि ये आपका वाई एक्सिस पे जो है, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कौन से, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, और एक्स पर हम क्या ले लेते हैं, एक्स पर हम ले लेते हैं एंगल थीटा, ठीक है, कौन सा एंगल है ये है डेविएशन एंगल, ठीक है, तो हम स्कैटरिंग एंगल है ना, डेविएशन नहीं, स्कैटरिंग एंगल थीटा। अगर हम थीटा के साथ इसको प्लॉट करें तो कैसा ये प्लॉट आया, ये प्लॉट कुछ इस तरीके का आया, जहां ये 0 डिग्री, आप इसको कह सकते हैं 20 डिग्री, 40 डिग्री, और करते करते 180 डिग्री, ये आपका प्लॉट है ना, और यहां पर ये जो मैक्सिमम नंबर है 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 6, और ऐसे करते करते आपका 10 टू पावर 20, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 1, और ये 0, ठीक है, इस तरह का था ये प्लॉट। ओके, तो देखिए 10 टू पावर 0 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब देखिए इस तरीके का आपका प्लॉट था, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 10 टू पावर 7 0 डिग्री पर डिफ्लेक्शन आपका सबसे अधिक है, यहाँ पे आप देखिए 0 डिग्री के आसपास डिफ्लेक्शन आपका सबसे अधिक है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे 0 डिग्री पे डिफ्लेक्शन सबसे अधिक, एंगल आपने बढ़ा दिया, 90 डिग्री पे देखिए, 90 डिग्री जब यहाँ तक आएगा कम से कम, तो डिफ्लेक्शन कितना कम हो जाएगा, ठीक है, कितने कम हो जाएंगे, 10 टू पावर 7 पे स्केल लिया गया है, स्केल है 10 टू पावर 7 का, और हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं 90 डिग्री पर, देखिए कितना कम हो जा रहा है ना, और देखिए 180 डिग्री पर कितना कम डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एंड स्कैटरिंग एंगल। तो ये जो स्कैटरिंग एंगल है, इसको जब हमने डिराइव किया है ना मैथमेटिक्स के हेल्प से, तो ये फॉर्मूला आया आपका n इज इक्वल्स टू k z अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2, है ना, z स्क्वायर है ना, n इज इक्वल्स टू k z स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2, जहां n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, n क्या है, n है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, ठीक है, z k क्या है, k एक कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, z स्क्वायर क्या है, z क्या है, z जो है एटॉमिक नंबर है, किसका किसका, जहां से डिफ्लेक्शन हो रहा है, जहां से स्कैटरिंग हो रही है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जिस एलिमेंट से स्कैटरिंग हो रही है उसका एटॉमिक नंबर है। और थीटा क्या है, थीटा जो है आपका, थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग है,
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपका। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, हम आपको बात करते हैं कंप्लीट रूप से कि क्यों हमने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। इस बारे में हम कंप्लीट रूप से चर्चा करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर से मिटाते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि हमने सिर्फ गोल्ड क्यों इस्तेमाल किया, गोल्ड इस्तेमाल करने के पीछे क्या क्या कारण थे, क्या एडवांटेजेस थे, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहली चीज आपको मैंने बता ही दी कि गोल्ड जो है, गोल्ड हाईली मेलिएबल है, तो हम इसका फॉइल बना सकते हैं, इसका एक थिन फिल्म बना सकते हैं। ठीक है, थिन फिल्म नहीं कहना सही रहेगा, फॉइल बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाई गोल्ड। ठीक है, व्हाई गोल्ड, गोल्ड क्यों इस्तेमाल हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है। पहला, गोल्ड इज हाईली मेलिएबल, हाईली malleable, so we can make thin film नहीं, thin sheet out of it, thin sheet out of it। ठीक है, thin sheet out of it, और thin sheet बना सकते हैं। आप जान रहे हैं इसका कितना थिकनेस था, थिकनेस जो था वो कितना था, 10 to power -7 के ऑर्डर का था, है ना, 2 × 10 to power -7 मीटर के ऑर्डर का था। ठीक है, बहुत पतला। ठीक, अगर आप एटम से कंपेयर करेंगे, अगर आपको एटम के बारे में थोड़ी जानकारी है, तो एटम जो होता है, एटम की साइज जो होती है वो 10 to power -10 मीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, एटम की साइज, दो एटॉमिक जो आपके स्पेसेस होते हैं उनके बीच की साइज जो होती है वो 10 to power -10 के ऑर्डर की होती है। ठीक है, एटम का एज अ होल साइज ही 10 to power -8 के आसपास होता है ना, 10 to power -8, 10 to power -8, 10 to power -7 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है, अभी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि एटम के साइज के कंपैरिजन में है ना, बस 100-200 गुना मोटा होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, अब देखिए कितना है। तो एक तो है आपका हाईली मेलिएबल, दूसरा कारण क्या है, दूसरा आप देखिए कि गोल्ड के लिए Z कितना है, 79। ठीक, और अल्फा पार्टिकल के लिए Z जो आएगा वो आएगा आपका 2। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आप एक बॉल ले लें, एक प्लास्टिक की बॉल ले लें और उसको दीवार पर मारें, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के मुकाबले गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा भारी है। गोल्ड 79 किलोग्राम का और ये 2 किलोग्राम का, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो अल्फा पार्टिकल को आप बहुत ही हाई स्पीड से भी मारिएगा तो भी अल्फा पार्टिकल वापस बाउंस कर जाएगा। तो इस तरीके की आप देख सकते हैं, इस तरीके का आपका इसमें मैकेनिज्म होगा। इसलिए हमने गोल्ड लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्फा पार्टिकल्स मारने पर तो गोल्ड ही अपना स्पेस छोड़ के चला जाए, गोल्ड का एटम ही, ये जो थिन फिल्म है, इस फिल्म को जब अल्फा पार्टिकल मारे तो यहां से गोल्ड छटक के बाहर चला जाए, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, गोल्ड इस्तेमाल किया, जो कि 79 इसका मास था। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस mass of gold is very high in comparison of alpha particle. Mass of gold is very high in comparison of alpha particle. Therefore, gold atom can be considered static during scattering process. कि गोल्ड का जो आपका गोल्ड जो एटम है, गोल्ड के एटम है, उनको आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मान सकते हैं। तो अगला रीजन जो आपका है, अगला रीजन जो है आपका वो है कि आपने गोल्ड की इतनी थिन फिल्म बना ली है, थिन फिल्म आपने बना ली है पहले की वजह से। ठीक, तो गोल्ड की अगला चीज है कि गोल्ड का आपने इतना थिन फिल्म बनाया क्यों सर, आप मोटे फिल्म से भी काम कर सकते थे। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए गोल्ड का बहुत थिन फिल्म बनाने के पीछे रीजन ये है कि अगर आपने गोल्ड की फिल्म बहुत थिन बना दी तो ऐसा होगा कि एक एटम, मान लीजिए एक एटम इस तरीके का है, बाद में हमें पता चला कि एक एटम ऐसे स्फेरिकल होता है। ठीक, पर मान लीजिए कि एक एटम है और एक अल्फा पार्टिकल है, तो आपको जो ट्रेजेक्टरी स्टडी करनी होगी, यानी जो आप स्टडी करेंगे वो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल जाके एक एटम चला और उसी एटम के वजह से आपकी स्कैटरिंग हुई या फिर आपका वापस जाना हुआ, है ना। तो एक एटम की वजह से आप इसकी ट्रेजेक्टरी की स्टडी कर सकते हैं।
अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, यहां पर एक एटम है, यहां पर भी एक एटम आ जाता, तो अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे जाता, फिर कहीं घूम के और चला जाता, है ना। तो इसकी ट्रेजेक्टरी की स्टडी करना और मुश्किल हो जाता, है ना। पता नहीं किस किस एटम से ये लड़ता, पर थिकनेस बहुत कम करने की वजह से गोल्ड के आपके फॉइल में आप मान सकते हैं, इस फॉइल में आप इस तरीके से मान सकते हैं कि इस तरीके का आपका फॉइल हो गया। समझाने के लिए बना रहे हैं, ओनली विजुअल। इस तरीके का फॉइल हो गया जिसके अंदर, जैसे आप देख रहे हैं ना, इस तरीके का फॉइल हो गया, है ना, जिसके अंदर एक एक एटम ही आ सकते हैं, एक एक एटम ही इसमें भरे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपका कंसिडरेशन हो गया, इसलिए हमने क्या किया, बहुत पतला लिया। ठीक, सो देयर आर 3 रीजंस। अब हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की क्या क्या खूबियां थी, क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, क्या क्या हमें समझना है। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपके 2-3 पॉइंट्स में ही आ जाता है ना। रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, आइए उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कैसी थी, है ना। अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कैसे थी उसको भी पढ़ेंगे और रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अल्फा पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां पर आपने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, और ये पूरा आपका एटम का रीजन है, ठीक है, ये पूरा रीजन आपका एटम का है। ठीक, यहां से आप अल्फा पार्टिकल्स ऐसे बम्बार्ड करा रहे हैं बीम के फॉर्म में। क्या हो रहा है कि इधर कोई रीजन है जहां से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है, पर बहुत सारा ऐसा रीजन है जहां पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग नहीं हो रही। इसका मतलब एटम का बहुत सारा ऐसा रीजन है जो खाली है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या है कि एटम के चारों ओर का ये जो रीजन है वो बहुत सारा स्पेस खाली है। कितना, 99% स्पेस खाली है, क्योंकि 99% एटम अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना डिफ्लेक्ट किए निकल जा रहे हैं, यानी कि 99% स्पेस क्या है, खाली है। ठीक, तो हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं इस तरीके का कि कुछ एटम्स अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, जो कि इसके इफेक्ट से बहुत दूर हों, तो वो क्या होंगे, अनडिफ्लेक्टेड ही निकल जाएंगे, अनडिफ्लेक्टेड ही निकल जाएंगे। और क्या हो रहा है, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि गिनती में बहुत कम है, 0.14% है ना। वो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं कि वो डिफ्लेक्ट तो हो रहे हैं, पर 1 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन है कुछ में, तो आप बना लीजिए कुछ इस तरीके का कि ये वाला डिफ्लेक्ट तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, इसका डिफ्लेक्शन क्या हुआ, थोड़ा सा। ओके, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि सिमेट्रिक बने, ये इसका डिफ्लेक्शन। फिर कुछ क्या हुआ कि ये तो कुछ और पार्टिकल्स थे, 8000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल, याद कीजिए 8000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ। तो आइए 90 डिग्री वाले को पहले बना लेते हैं। एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ, यहां पर भी बना लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, इसी रीजन से डिफ्लेक्शन हो रहा है, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर डिफ्लेक्शन हो गया इसका। कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो इससे ज्यादा बार भी डिफ्लेक्ट हुए होंगे, तो आइए उनको भी बना लेते हैं। तो ये उससे ज्यादा वाले हैं, और 10⁻⁶ में से एक एटम ऐसा था, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि जिस रास्ते जा रहा था उसी रास्ते वापस आ गया, यानी डिफ्लेक्शन एंगल 180 डिग्री है। तो 10⁻⁶ में से एक एटम के लिए डिफ्लेक्शन एंगल 180 डिग्री है। इस तरह की आपकी अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी होगी। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अब इसी अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी से आपको एक क्या पता चलता है कि देखिए यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर ये रीजन से डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये चार्ज है पॉजिटिव, तो इस रीजन का भी चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपको पहली बात, एक और बात क्या पता चली कि ये जो रीजन है इसी पर आपके एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल,
ठीक है। एटॉमिक मॉडल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एटम पढ़ रहे हैं, तो हम एटम के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, और वहीं से हम स्टडी करते जाएंगे, इसलिए हम एटॉमिक मॉडल दे रहे हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने असल में दिया क्या था, न्यूक्लियस का मॉडल दिया था, न्यूक्लियस की स्टडी की थी रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल हम इसीलिए कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। पहली चीज तो उन्होंने क्या बोली, ठीक है, और ये किस वजह से बोली, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है ना, इसके ऊपर इसके नीचे ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड निकल जा रहे हैं, ठीक। तो पहला इनका क्या था कि रीजन के साथ था कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये आपका पहला एक्सप्लेनेशन था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is concentrated to a very small region, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन इनका ये था कि लगभग पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का, वो एक बहुत ही छोटे रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, एंड दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है, दिस रीजन इज नोन एज न्यूक्लियस। तो यहां से न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई आपकी, दो ही हैं, ठीक है, दो ही हैं, इससे ज्यादा की इससे ज्यादा रदरफोर्ड ने नहीं बोला, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये दो मेन कंक्लूजन्स निकाले। अब इसके बाद देखिए अब आगे की कहानी क्या होती है, देखिए क्या होती है कि साइंटिस्ट जो है ये देखे कि यहां तो न्यूक्लियस मिल गया आपको, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या होगा, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई बात नहीं कही गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का क्या शेप होगा, साइज होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन का क्या पाथ होगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन रह रहे होंगे इसके एटम के अंदर, ठीक है, उसके बारे में ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कुछ नहीं बताता है, ठीक है। लेकिन तब तक रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो मॉडल में आपको न्यूक्लियस मिल गया, और जो प्लैनेटरी मोशन हो रहा था, प्लैनेटरी मोशन में न्यूक्लियस आप मानते हैं सन को, ठीक है। सो इट वाज कंसीडर्ड, ये माना गया पहली बार ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते होंगे ना, इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते होंगे इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर रिवॉल्व करते होंगे इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो चलिए देखें क्या हुआ। बात ये हुई कि ये जो मॉडल था ना, ये प्लैनेटरी मॉडल के बेसिस पे इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट जोड़े गए। कॉन्सेप्ट्स क्या जोड़े गए कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका, तीसरा कॉन्सेप्ट ये था, तीसरा पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो इसमें तीसरा पॉइंट ये जुड़ा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। ये 3 पॉइंट्स थे, और इन्हीं 3 पॉइंट्स पे पूरा का पूरा आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आ जाता है। फिर रदरफोर्ड ने कैलकुलेशन भी की एटम के साइज की, और एटम का साइज जो आया वो आया 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम बोलते हैं 1 फेम्टोमीटर या 1 एफएम, ठीक है। फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर, 1 फर्मी कहते हैं या 1 फेम्टोमीटर कहते हैं, ठीक है। ये 10⁻15 मीटर में होता है, ठीक है। ये सारी बातें थी रदरफोर्ड के बारे में। अब हम आते हैं कुछ और टेक्निकल टर्म्स पे, जैसे इंपैक्ट पैरामीटर होता है और एक होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। कैसे आपने न्यूक्लियस के साइज का पता किया, ये जो 10⁻15 मीटर और 1 मीटर 1 फेम्टोमीटर लिखा हुआ है ना, इस साइज के बारे में कैसे पता किया, इस बारे में हम देखते हैं। आइए देखिए, हेडिंग है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देखिए उस समय
उस समय जो बहुत हाई एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल था, उसका जो एक्सेलरेशन था वो आपको 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास कर सकते थे। बहुत हाई होता है 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्फा पार्टिकल की जो आपकी अल्फा पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आप बहुत हाई एक्सेलरेट कर सकते थे। दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल जो है और सुंदर बना देते हैं। अल्फा पार्टिकल ये रहा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, सुंदर दिख रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल अब यहां से अल्फा पार्टिकल दौड़ता हुआ आएगा और किसी न्यूक्लियस पे आके लड़ने की कोशिश करेगा। पर ये न्यूक्लियस आपका थोड़ा हैवी है। हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस अभी आपका ZE, ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक, और कंसीडर कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियस सफिशिएंटली हैवी है और इतना ज्यादा इसके पास पॉजिटिव चार्ज है कि ये अल्फा पार्टिकल इसके पास आकर रुक नहीं सकता है। कुछ डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगा और वहां पर से वापस चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप बहुत मैग्नेट ले लें और दो नॉर्थ पोल ले लें, एक मैग्नेट को थोड़ा थोड़ा तेजी से उसकी ओर फेंकें तो वो जाकर उसके थ्रू उसे लड़ता नहीं है, बल्कि उसके पास जाकर वापस आ जाता है, क्योंकि उनके बीच में जो मैग्नेटिक रिपल्शन होता है उसकी वजह से। तो इसी तरीके से चार्ज का रिपल्शन होगा, ये +2E इस पे चार्ज है और इस पे +ZE चार्ज होगा। तो +2E और +ZE इनके बीच रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की फोर्स क्या होगी? रिपल्शन की फोर्स जो होगी वो होगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स 1/4πε0, ठीक है, ZE इंटू 2E अपॉन R²। ये R जो होगा वो किसी टाइम t पर ये R जब मेजर किया गया है ना, कोई स्पेसिफिक R नहीं है, किसी टाइम t पर इनके बीच क्या फोर्स होगी है। पर हमें अभी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देखना है। तो देखिए, मान लीजिए इसको हाईएस्ट आप जितना एक्सेलरेशन दे सकते थे आपने दे दिया। ओके, अब आप आ रहे हैं, मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल यहां आया एक डिस्टेंस r0 पे। अब इससे नजदीक नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर इसका ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी को इसने अपोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है। ओके, तो इस समय ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल जीरो हो जाएगी और ये चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी? क्योंकि अब ये क्या हो गया है, ये एक सिस्टम बन गया, एक सिस्टम बन गया है। +2E और ये +ZE, +2E और +ZE का एक सिस्टम बन गया है। इस सिस्टम के पास क्या होगा, दो चार्जेस हैं, नजदीक रखे हुए हैं, है ना, इनका एक अपना सिस्टम होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो बदल गई पोटेंशियल एनर्जी। किस टाइम पर? जिस टाइम पर अल्फा पार्टिकल दौड़ते दौड़ते आया बहुत तेजी से और आते ही यहां पर आकर रुक गया, क्योंकि यहां न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का यूज करके, ठीक, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, using conservation of charges, initial potential energy plus initial kinetic energy is equals to final potential energy plus final kinetic energy का यूज करते हुए हम, अब देखिए इनिशियली क्या था, इनिशियली अल्फा पार्टिकल इस चार्ज से बहुत दूर था। अगर ये दूर था तो क्या होगा, अब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है -1/4πε0। माइनस चार्ज रहने देते हैं, ठीक है, माइनस चार्ज रहने देते हैं। 2E मतलब होगा Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, R उनके बीच की सेपरेशन। अभी ये क्या है, बहुत दूर है, तो इफेक्टिवली R क्या होगा, R इनफाइनाइट होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। मान लीजिए इनिशियल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह की आपने काइनेटिक एनर्जी दी है, ठीक है। तो इसको काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख देते हैं, K लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, ठीक है। चार्ज हम साइन वगैरह नहीं लेते हैं, हम सीधे इसको लिख देते हैं 1/4πε0। क्या है इसका चार्ज, क्या है, ZE, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, 2E अपॉन इनके बीच जो क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस है, जहां पर ये रुक गया है, वो है आपका R0 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो हिला नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ZE हमने क्या माना है, बहुत ज्यादा हैवी मास का माना है कि अल्फा पार्टिकल के आने से इसको इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अल्फा पार्टिकल यहाँ आके रुक गया है, तो दोनों के पास वेलोसिटी है नहीं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए R0 यहां से क्या आ जाएगा, R0 क्या आ जाएगा, ZE स्क्वायर 2 टाइम्स ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू K, है ना। तो एक ये है ZE स्क्वायर अपॉन 2πε0 आप कर सकते हैं, ठीक है।
आप कर इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। के की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, के की वैल्यू आप हाफ mv² भी रख सकते हैं। अगर आपको मास दिया हो और v दिया हो, अल्फा पार्टिकल की जगह कोई और पार्टिकल दे दिए जिसका मास और वेलोसिटी दी हो, तो के की जगह आप ये रख सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का है। तो आप बस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस लगा के डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पा सकते हैं। सो दिस वाज अ मेथड एग्जैक्टली, ये मेथड है। आपको ये फॉर्मूला तो ध्यान में रखना नहीं है क्योंकि आप कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस लगा के आप 1 मिनट में ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उस समय जो आपकी अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो आई थी 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आई थी, वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपकी आई थी 30 फेम्टोमीटर। ठीक है, उस समय 30 फेम्टोमीटर आई थी। ठीक, तो अब क्या माना जा सकता है कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, और अल्फा पार्टिकल यहीं आके रुक गया, तो अल्फा पार्टिकल इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये मान लिया गया कि यहीं पर न्यूक्लियस का क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, ये न्यूक्लियस की आपकी बाउंड्री है। ठीक, क्योंकि जैसे एक स्फेरिकल बॉल है तो दूसरी बॉल उसके अंदर थोड़ी घुस जाएगी, है ना। तो मान लिया गया कि यही न्यूक्लियस की बाउंड्री है, लेकिन बाद में देखा गया कि ये 30 फेम्टोमीटर नहीं है बल्कि 6 फेम्टोमीटर है। ठीक है, एग्जैक्टली 6 फेम्टोमीटर। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आपका जो ये है पावर है ना, ऑर्डर है, ऑर्डर तो सही बताया है ना कि फेम्टोमीटर ऑर्डर का है आपका न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, भले ही इसमें अलग बात थी पर इसने ऑर्डर सही बताया। So this was distance of closest approach. Please write it अपने भाषा में अपने लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक नया पैरामीटर, एक नया हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। उसको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में ही पढ़ा जाता है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर ये असल में एक डिस्टेंस है। इम्पैक्ट पैरामीटर एक डिस्टेंस है। क्या है, इसको बी से डिनोट करते हैं, बी। आखिर है क्या ये, देखिए अगर मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज है और कोई पार्टिकल, ये इसका यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा था, एक पार्टिकल जो आता है अल्फा पार्टिकल वो इस तरीके से यहां से गुजर जाता है। ठीक है, तो ये चीज इसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का काम करेगी, आर नॉट का काम करेगी, क्योंकि इसके बाद से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप यहां से भी निकाल सकते हैं पर थोड़ा टफ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, है ना। और ये जो आपका डिस्टेंस है बी, इसी को आप कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। है क्या, यहां पे जो अल्फा पार्टिकल चल रहा है इसका वेलोसिटी वेक्टर ये है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ये है। और देखिए आपका जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है वो यहां पर है। ठीक, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी मान सकते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियस से, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वेलोसिटी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वेलोसिटी वेक्टर का, अल्फा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर, कब का, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, है ना, इनिशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल के बीच का वेलोसिटी वेक्टर, ये है आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। अभी इसका फील देंगे आपको कि क्या होता है ये, आखिर इसका यूज क्या हो गया। पर इससे पहले आप नोट कर लीजिए इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम देते हैं इसको के जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी के ई अपॉन इनटू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला। जहां देखिए क्या क्या है इसका नोटेशन, v आपका इंपैक्ट पैरामीटर ही है, k एक कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है, 1.44 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू होती है, k एक कांस्टेंट है। अगली चीज क्या है आपका z, z एटॉमिक नंबर है, किसका, एटॉमिक नंबर है न्यूक्लियस का। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद क्या है, E तो चार्ज है, के ई काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगली चीज क्या है आपकी थीटा, थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल।
तो ये सारी चीजें हैं आपकी जो इसमें नोटेशन में यूज हुई है। फील क्या है इसका, क्या मतलब है? देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर से आप पता कर सकते हैं कि कितना एंगल का स्कैटरिंग हुआ। ठीक है, कैसे आप पता कर सकते हैं? देखिए आप अगर इस b की वैल्यू देख रहे हैं ना, b क्या है, ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस आप जीरो कर दें, b जीरो कर दें, b को जीरो कर दें, तो देखिए आपका पार्टिकल इधर से आएगा, अल्फा पार्टिकल इधर से आएगा, ठीक, और इधर से आने के बाद ये इसी डायरेक्शन में फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? फील, फील अगर b जीरो को टेंड करता है, यानी b बहुत जीरो के आसपास हो जाता है, देन थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना टेंड करेगा? 180 डिग्री को टेंड करेगा। ठीक है, b अगर जीरो को टेंड करता है तो थीटा किधर टेंड करेगा? 180 डिग्री की ओर टेंड करेगा। ठीक है, ये पहला केस आप मान लीजिए। और दूसरा केस आप क्या मान लीजिए कि b अगर बहुत लार्ज होता जाता है, ठीक है, तो b टेकिंग लार्ज वैल्यूज, तो क्या होगा? b अगर लार्ज वैल्यूज लेता जाएगा तो इस न्यूक्लियस का इफेक्ट इस अल्फा पार्टिकल पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अल्फा न्यूक्लियस यही, अल्फा पार्टिकल यहां से निकल के चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां से निकल के चला गया अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यानी कि इस समय स्कैटरिंग एंगल क्या हो जाएगा? देन स्कैटरिंग एंगल क्या हो जाएगा? थीटा टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, सो दिस वाज इंपॉर्टेंस ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर। नोट कर लीजिए इसको। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आज मैंने आपको रदरफोर्ड के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है। ठीक है, कल के लेक्चर में, अगली बार के लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम रदरफोर्ड की कमियों को देखेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में आखिर क्या क्या कमियां रह गई थी। इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम बिल्कुल चलेंगे रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी लेवल डायग्राम, रेडियस, वेलोसिटी के जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि किस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उन सबको सॉल्व करते हुए, उन सबको देखते हुए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।